अदालती फैसलों से कि आप सुप्रीम कोर्ट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दे। कैसे पार्टी को जो एप्लीकेंट ही नहीं है, ग्रीवेंसेस ही नहीं है, वो आई नहीं है, उसका मसला ही नहीं है, उसको आपने जो है वो 8 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर एक ऐसा फैसला, और जिसमें आपने जुरिडिक्शन भी मेंशन नहीं की है। भाई बताएं, हमने इस जुरिडिक्शन के तहत 185 के तहत दिया है, 186 के तहत दिया है, 187 के तहत दिया है। मुख्तसर जो फैसला है उसमें आपने जुरिडिक्शन भी नहीं मेंशन की है, और आपने 51, 63 और 106 को रीराइट कर दिया, जो आपका इख्तियार नहीं है, आप सिर्फ तशरीह कर सकते थे। तो ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन मनी अनकॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल है, और पाकिस्तान में ऐसे या दुनिया में ऐसे किसी फैसले की नज़ीर नहीं मिलती। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इसके ऊपर इख्तिलाफी नोट लिखा, और बाकायदा उन्होंने अपने 34-36 पॉइंट्स में ये बताया लीगली, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, कि आपने अगर इस फैसले को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 51, 63, 106 जो आइन का आर्टिकल है, 175 2 जो आपकी जुरिडिक्शंस है, और 185 की आप खिलाफ वर्जी करेंगे, ये आइन के मावरा होगा। और उन्होंने एक और बात भी की जो बहुत अच्छा है, जो 189 की मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी तशरीह होनी चाहिए, कि पार्लियामेंट अगर गैर कानूनी, मसलन कोई ऐसी जो कानून साजी करने का जगह है, अगर वो कोई कानून साजी ऐसी करती है जो आइन से मुतसादम है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाइड कर देती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट खुद आइन के कई आर्टिकल्स की नलीफाइड कर रही हो, तो उसको कौन मुस्तरद करेगा? तो ये 189 में ये पाबंदी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे वो आप जो है वो लोअर कोर्ट्स माने और इदारे माने, जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजेस ने क्लियर कट ये बता दिया कि गैर आईनी गैर कानूनी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना करे, उसको आईनी इदारे को और एग्जीक्यूटिव को नहीं मानना चाहिए, और इसमें जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार था, उसने पहले तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एतराज किया और कहा है कि ये किस किस्म का खमांचा किस्म का फैसला है। भाई कोई इसकी ना टेल है, ना बेस है, ना कोई इसका सर है, ना कोई धड़ है, तो इस फैसले को हम कैसे माने? वो एक आज़ाद इदारा है, उसने नजरसानी, क्योंकि इस फैसले में कहा गया है कि आप हमारे पास आइए। चले भाई, वो चले गए और उन्होंने अदालत को ये बताया है कि आपका ये फैसला गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हुकूमत भी चली गई जनाब, और जाकर उसने अपील कर दी, लेकिन उस अपील में आपके चीफ जस्टिस ने ये बात भी उठाई, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, कि आपने लंबा मसलन तफसीली फैसला नहीं दिया है, इसके बावजूद इनकी नजरसानी अपील एक्सेप्ट होनी चाहिए, जो कि उस वक्त 2 मेंबरों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसमें शाह वो क्या नाम है, मंशूर अली शाह साहब शामिल हैं। अब जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की, वो वही क्लेरिफिकेशन है जो हम काफी अरसे से कह रहे थे कि भाई अगर है तो क्लियर कर दो। तो उन्होंने क्लियर कर दी कि ये जो है कौन लोग, जब अगर ये आप लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप रिजर्व सीट लें। दूसरा ये है कि जी 3 दिन के अंदर अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो फिर किसी कानून के तहत आप 15 दिन के अंदर आप कह रहे हैं तो नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2017 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जो उनका राइट है, वो उनका हक है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, वो बिल्कुल हम कहते हैं शुरू में, लेकिन उससे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने कर दिया, जिसकी हर जगह से जो है वो इस फैसले की तनकीद हो रही है, बल्कि इस फैसले को मावरे आइन कह रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कह रहे हैं, हम जैसे तालिब इल्म भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हुकूमत भी कह रही है, पूरी पार्लियामेंट भी कह रही है। फिर भी शाह साहब जो है अभी चीफ जस्टिस तो हुए नहीं है, लेकिन शाह साहब ने जो कल का बयान दिया वो बाज़ाब्ता उन्हें, हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को और पार्लियामेंट को धमकी दे दी है कि जनाब सुन लो, ये फैसला माना जाएगा। ये आप जज हैं, एक 8 रुकनी बेंच के आप एक जज हैं, अभी नजरसानी अपील भी मौजूद है। पीटीआई ने आपको वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई है वो चैलेंज भी कर दिया। आपके पास आना है, आप अदालत में जाकर ये बोलें, आप अदालत में अपना फैसला सुना दीजिए, आप उसके हक में है नहीं है। आप तो उन
8 रुकनी बेंच के फैसलों को इस तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे कोई चीफ जस्टिस ये कहता है कि मैं देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन नहीं मानता है, मानना पड़ेगा अदालत को भी, पार्लियामेंट को। तो अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑन द होल होती तो फिर पूरे के पूरे जजेस एक प्लेटफॉर्म पे होते। ये 8 जजेस का फैसला जो गैर आईनी, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, जिसकी नजीर नहीं है, वो फैसला जो 8 रुकनी बेंच है वो खड़ा होगा अब पार्लियामेंट के साथ। और देखना यह है कि पार्लियामेंट अपने इस तरमीम की हिफाजत कर सकती है, एग्जीक्यूटिव किस तरफ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच अपने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले में पहले तो वो कानूनी नुकात तफसीली फैसले में ला कर दें, पता चले कि आया कोई कानून बनता भी है या नहीं बनता है, या घुमा के आप इस फैसले को किसी तरीके से खड़ा करेंगे। तो अब बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट और ये 8 रुकनी बेंच जो है एक सामने आमने खड़े हो गई है। सूरत हाल मुनासिब नहीं है और 189 की तशरीह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी, गैर कानूनी फैसले के न एग्जीक्यूटिव पाबंद है, न आईनी इदारे पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। आपने तकरीबन मेरे अगले 2 सवाल भी कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल तो इसमें वो अपने जो सवाल हुए, चीफ जस्टिस जो कि आने वाले वक्त में हैं, 2 महीने रहते हैं उनके या ऊपर नीचे कुछ दिन रहते हैं, उन्होंने कल जब ये फरमाया तो उनके जो वे ऑफ टॉक था वो लग रहा था कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसी होगी। एक लाइन उन्होंने बड़ी बोली कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है या गलत है, इसका कोई और फैसला नहीं कर सकता, वो भी फैसला हम करेंगे। तो सर ये तो फिर वो पावर होगी ना कि वो किसी की कोई ना किसी की सुप्रीमेसी मान रहे हैं, ना वो पार्लियामेंट का जो जाहिर है कि इख्तियार है वो मान रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमारा गलत फैसला भी हम ही कहेंगे ठीक है कि गलत है। तो आने वाले वक्त में 2-2.5 साल का अरसा है मंसूर अली शाह साहब का, हुकूमत चलेगी कैसे सर? देखिए अभी तो ये तय होना बाकी है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते या नहीं बनते, क्योंकि ये रिजर्व सीट डिपेंड करती है कि अगर सरकारी मुलाजिम की उम्र 68 साल हो जाती है 65 साल से, तो फिर चीफ जस्टिस डॉक्टर साहब आप अपनी भी डॉक्टर साहब अभी तक इस बात पे कायम है कि ऐसी हैपन हो सकती है सर? जी हो सकती है, इसमें क्या मुज़ायक़ा है, माजी में भी हुई है, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी किया था, उसके बाद 17वीं तरमीम में ख़त्म की थी। अब अगर पार्लियामेंट इसको डिसाइड करती है तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, सरकारी मुलाजिम की एज अगर बढ़ाती है और उसका फ़ायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा को या और दूसरे किसी सरकारी मुलाजिम को मिलता है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है। वो अलग बात है कि जैसे काजी फाइज ईसा अर्ली रिटायरमेंट ले लें, खुद चले जाएं, वो अलग बात है। लेकिन ये फैक्टर्स मौजूद है और ये डिस्टर्ब हुआ था रिजर्व सीट की बुनियाद पे, और रिजर्व सीट अगर स्टैंड करती है तो डेफिनेटली ये सवाल फिर पार्लियामेंट में मौजूद रहेगा, और ये अभी तक बिल की सूरत में मौजूद है, उस पर हुकूमत ने पूरा काम किया हुआ है। बेवकूफ़ी ये की कि हुकूमत ने, जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको मार्केट कर दिया। इसको मार्केट नहीं करना चाहिए था, इस वो वक्त जब आता तो उस वक्त ये पेश करते और पार्लियामेंट अपना रोल अदा करता। वो लोग जाग गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग आइंदा आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस अपने आप को देख रहे हैं, तो फिर वो तो ऐसे फैसले को उठा के फेंकेंगे, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली दें, अनलॉफुल दें, जिसकी नजीर नहीं मिलती है, और वही हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो डिवाइड है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह डिवाइड है, और उसके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक इम्प्रेशन है। और ये जो अभी मंसूर अली शाह साहब का आपने बात की कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तो चीफ जस्टिस वाली बॉडी लैंग्वेज थी। अभी आप चीफ जस्टिस नहीं हुए हैं, आपका स्टेटमेंट आने ही नहीं चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि अदालती फैसले हो चुके हैं, हम तफसीली फैसला लिख रहे हैं, वो नजरसानी अपील आई भी इलेक्शन कमीशन की, हुकूमत की, और पिटीशन भी आई हुई है पीटीआई की। हम पार्लियामेंट में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये इस इश्यूज को कि आया हमसे कोई गलती हुई है, नहीं हुई है, या हम उसको नजरसानी पे हम अपने फैसलों पे कायम है। वो फैसलों से बोले, यहाँ तो धमकी दे रहे हैं, यहाँ तो वो तड़ी दे रहे हैं, यहाँ तो वो पार्लियामेंट को आंख दिखा रहे हैं, यहाँ वो एग्जीक्यूटिव को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं करना होगा, और हालांकि वो चीफ जस्टिस अभी बने नहीं है। तो ये बॉडी लैंग्वेज और ये स्टाइल
अदालती जजेस का नहीं होता है, चीफ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नहीं होता है। आप बोलें, अपने फैसलों से बोलें, ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अभी आपने नजरसानी अपील नहीं पढ़ी, अभी आपने आपने इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी है वो नहीं पढ़ा, अभी आपके सामने जो है वो पीटीआई वो जो लेके आई है पिटीशन, उसके ऊपर बहस नहीं हुई, गवर्नमेंट ने जो अपना नजरसानी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो आपने अभी नहीं देखा, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसको भी आपने थॉरली जो है स्टडी नहीं किया, इसके ऊपर आर्गुमेंट्स नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स के ऊपर जजेस अपने फैसले तब्दील करते हैं भाई, बहुत सी दफा ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक। तो अभी आपने ये चीज हुए बगैर एकदम महाज खड़ा कर दिया है और ये चैलेंज किया है अपने पार्लियामेंट को। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट अपनी तरमीम पर कायम रहती है या पीछे हटती है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव अपने पार्लियामेंट के साथ खड़ी होती है या अदालती फैसले पर बैकआउट होती है, या अदालत जब लगाते हैं तो वो अपनी फैसलों पे जो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, फैसलों की बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी गलती हुई है, उन फैसलों को वो पीछे हटते हैं, ये नहीं हटते हैं आपको चंद दिनों में। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जो एक्ट किया है वो एक अव्वल तो वो चीफ जस्टिस नहीं है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इस तरह नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोगों ने कोई इसको खास पसंद नजर से नहीं देखा और फिर अपनी जहन साजी और पहले से बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है जो आपने पिछले 15 मिनट में हमको बताई है, गैर यकीनी की सूरत हाल लगती है। हुकूमत अपनी जगह पे कायम कह रही हम भी ये करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, तो क्या इसमें कोई और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई सेटअप और भी आ सकता है? क्योंकि ये तो एक लड़ाई शुरू हो जाएगी ना कहीं। अस्सलाम देखिए ये एक आपको एक आपके सवाल को एक और तरफ ट्विस्ट करके मैं ला कर देता जी हूँ कि अभी इमरान खान साहब ने जो रिपोर्टर्स थे उनको कहा कि ये हुकूमत तो सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। जी अब 2 महीने की अगर ये मेहमान है, वो शख्स बोल रहा है जो जेल में है, जिससे उनके ये चंद लोग आकर मिलते हैं जो जी आपके वकील हैं, जो इनके ओहदेदारान हैं, और वो अभी बाहर भी नहीं है, लेकिन इतने वसूख से वो कैसे कह रहे हैं कि ये हुकूमत 2 महीने की मेहमान है। तो फौज तो इस हुकूमत के साथ खड़ी है, कोई इसमें वो क्या कहते हैं लकी दो राय बुकी नहीं बात, है। इस क्लियर कट है कि ये हुकूमत जितनी कमजोर है उतनी ही ताकतवर है। अब कमजोर किस तरीके से मैं बताता हूँ, कमजोर जी इस तरीके से है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें हम्म पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया हुआ है, आपके पीएमएलएन का इतना आपके नंबर नहीं है पार्लियामेंट में, एमक्यूएम में, दूसरी सियासी जमातें सपोर्ट से आप चल रहे हैं, तो ये कमजोर है। लेकिन मजबूत इस तरीके से है कि सबसे बड़ी ताकत यानी जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की सियासत हो या सियासत से बाहर हो, इदारों में हो या ये निज़ाम में हो, सबसे बड़ी ताकत जो है पाकिस्तान में वो फौज है। और पूरी दुनिया चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, वो पाकिस्तान में आपके इन हुकूमतों से के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनका जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है और उनकी जो ताल्लुक होता है वो फौज से होता है। इसलिए फौज पाकिस्तान की बहुत मजबूत होती है और जिस जगह खड़ी होती है वो हुकूमत। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए कल वजीर आजम ने भी कहा कि हमारे और आईनी इदारे, चले उन्होंने आईनी इदारे कह दिया, बड़ा एहतराम किया, हालांकि उनको कहना चाहिए मेरे और आर्मी चीफ के दरमियान जो ताल्लुक है या हमारी हुकूमत और आर्मी के दरमियान जो रिश्ता है, माजी में किसी हुकूमत के और आर्मी के दरमियान ऐसा रिश्ता नहीं रहा है। उन्होंने आईनी इदारे का काम, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो वजीर आजम भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमें भी पता है, बहुत से लोगों को पता है, हम भी अंडरग्राउंड काम करते हैं कि मौजूदा फौज इस हुकूमत के साथ कंधे से कंधे लगा के खड़ी है। आपने देखा होगा कि DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम उन रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, सब्ज इनकलाब के लिए, डैम के लिए, ज़राअत के लिए, मुख्तलिफ ITs के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो जिक्र किया, लेकिन मुआशी तरक्की के लिए वो हुकूमत के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। जिस पर एक सवाल भी हुआ कि ये फौज का काम नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल है, फौज कौमी है
और अगर हुकूमत बुलाएगी तो हम काम करेंगे, और हम कर रहे हैं, और इससे इदारा हुकूमत मजबूत हो रही है। और इंटरनेशनली जितने भी रेटिंग क्रेडिट एरियाज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, या आपके फिच हो, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक राइट ट्रैक पे आ चुका है, मईशत बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट अच्छी हो रही है। ठीक है, नीचे जो है, जो हालात हैं उसमें अभी महंगाई है, फला है, 38 से 12 आ गया है, वो नजर नहीं आ रहा है आम आदमी को, बिजली का बिल है, ये सारी जी चीजें मौजूद है। लेकिन जिस जगह पर फुट होता है, जहां पर हुकूमतें गिरती हैं, अब C+3 हो गया, इसका मतलब है कि आपकी रेटिंग है, फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गई, डॉलर्स रिटेन कर लिया आपने, इसके अलावा आपका रिमिटेंस बढ़ गया, उसके अलावा आपका जो है वो सरमायाकारी आपके यहाँ आ रही है, 15 से 17 अरब रुपए की बात हो गई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं कर रहे हैं, या उनके साथ दूसरे इत्तेहादी नहीं कर रहे हैं, तो फौज टोटली इनके साथ खड़ी है। तो अब मैं उस सवाल पे आता हूं कि जी जो अगर गिराती तो हुकूमत फौज है, अब अगर बिल्कुल जी, फौज इस हुकूमत के साथ हुकूमत के खड़ी है, साथ खड़ी है। इमरान खान को किसने कहा है कि ये 2 महीने में हुकूमत चली जाएगी? तो हम अगर जुडिशरी के इन फैसलों को देखते हैं कि 8 रुकनी बेंच ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर जो है गैर आईनी, गैर कानूनी, मावरे आइन फैसला दे के, जो PTI को था ही नहीं, वो सुन्नी इत्तेहाद को था, या वो वैकेंट कर देते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दिया। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ वो जो पिटीशंस पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से, तो शायद उन जजेस की तरफ से जो PTI माइंडेड जजेस हैं, जिसके बारे में हुकूमत भी कहती है, मुख्तलिफ लोग भी कहते हैं कि जनाब अदालतों में PTI के जजेस मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर उनको रिलीफ दे रहे हैं, और फैसलों में ये चीजें आ रही हैं, तो शायद ये जो आपके जुडिशरी है कि इन जजेस ने इमरान खान को ये एश्योरेंस दी हो कि फिक्र नहीं करो बच्चा, ये हमारे ही पास केस आ रहा है और आ चुका है, तो हमने जिस तरह ये 8 का फैसला दिया है, जिसका न सर है, न पैर है, न दुम है, न आंख है, न कान है, तो हम अगला फैसला भी दे देंगे। तो इस हुकूमत ने जाना है। तो मैं ये भी बता दूं कि इन फैसलों को रोकने के लिए जी इस